चलो ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 16, प्रश्नावली 6, सवाल नंबर 16। ये कह रहा है कि 160 सेमी लंबाई का एक व्यक्ति एक लैंप पोस्ट जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उससे 1.1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रहा है। उसकी छाया में वृद्धि की दर निकालना है, जबकि वो लैंप पोस्ट से कितना दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर। मतलब देखो, एक तुम्हारा 6 मीटर ऊंचा लैंप पोस्ट है, तो ये ऊंचाई है इसकी, इसको मान लेते हैं कैपिटल H। हो गया ना? बराबर कितना मीटर? 6 मीटर। उसके बाद इससे 1 मीटर की दूरी पर, मतलब मान लो यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 160 सेमी। इसको हमने स्मॉल h मान लिया। अब लैंप पोस्ट है तो यहाँ पे एक लैंप जल रहा होगा, उस लैंप पोस्ट का प्रकाश जब इस पर पड़ेगा तो इसकी परछाई उसके विपरीत दिशा में बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी? तुमने खुद अनुभव किया होगा, होता भी है तुम लोग के साथ। बल्ब जल रहा है, अगर तुम रात में यहाँ खड़े तुम्हारी परछाई पीछे बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी? जैसे बल्ब ऊपर जल रहा है, तुम इसके पास खड़े हो तो परछाई तुम्हारी छोटी बनेगी। ध्यान से समझना, बल्ब अभी अगर ऊंचाई पे जल रहा है वहां पे, तो वहां से अगर वो तुमको देखेगा तो ये तुम्हारी परछाई ऐसे बनेगी है। तो अगर ज्यादा ऊपर है तो और तुम उसके पास हो तो ऐसे सीधे पड़ेगा उसका प्रकाश और तुम्हारी परछाई छोटी बनेगी। और जब तुम दूर जाओगे तो उसका प्रकाश थोड़ा सा इस तरह से पड़ेगा और जब पड़ेगा तो उसकी परछाई क्या होती जाएगी? धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। तो यही सवाल में पूछना चाहता है, ये व्यक्ति जो है धीरे धीरे इससे दूर जा रहा है। देखो, अगर पास जाता, यहां से देखो, मान लो व्यक्ति यहां पे होता तो इस लैंप पोस्ट का तुम्हारा इस तरह से आता नीचे प्रकाश और ऐसे देखो आता, ये दिख रहा है यहाँ पे, और व्यक्ति की ऊंचाई ऐसे है ना, तो परछाई इतनी लंबी बनी है। उसके बाद व्यक्ति यहाँ पे था, परछाई इतनी लंबी बनी हुई है उसकी, लेकिन यहां से जब इसको देख रहा है तो देखो ऐसे जा रहा है, दिख रहा है? देखो परछाई इतनी बड़ी हो गई, दिखाई दे रहा है ऐसे। और अगर वो आगे चला जाएगा तो यहां देखने के लिए उसे और दूर करना होगा। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? यही जो बढ़ रहा है इसी के बढ़ने की दर पूछ रहा है। किसके बढ़ने की दर पूछ रहा है? उसकी परछाई की, क्योंकि वो दूर जा रहा है। अभी पास जाता तो यही सवाल बनता, बस उसका उल्टा बढ़ने की जगह किसकी दर पूछ लेता? घटने की दर पूछ लेता। तो अब देखो होगा क्या। व्यक्ति यहां पे खड़ा था जिसकी ऊंचाई थी 160 सेमी। ये मीटर में है ना, तो इसको भी किसमें बदल सकते हो? मीटर में बदल सकते हो, 1.6 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखो, जब लैंप पोस्ट इसे देखेगा तो कुछ इसकी परछाई बनेगी, इस तरह से बनेगी। तो ये व्यक्ति है, क्या है जी? व्यक्ति। और यहां से यहां तक उसकी क्या है? परछाई। और ये वो लैंप पोस्ट से उसकी दूरी है ना, जो व्यक्ति खड़ा था। और फिर क्या होगा? और कुछ पता है? नहीं पता है। मान लो A, B, C, यहाँ पे D और यहाँ पे E। तो अब देखो, व्यक्ति जो है लैंप पोस्ट से 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है और 1.1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रहा है। अर्थात व्यक्ति की लैंप पोस्ट से दूरी लगातार बदल रही है। बदल रही नहीं बदल रही है? क्योंकि वो पर सेकंड 1.1 मीटर दूर चला जा रहा है। जा रहा है नहीं जा रहा है? तो पर सेकंड उसकी दूरी लैंप पोस्ट से बढ़ रही है। अभी यहाँ पे था, 1 सेकंड के बाद यहाँ आ जाएगा, 1 सेकंड के बाद यहाँ आ जाएगा, 1 सेकंड के बाद यहाँ आ जाएगा, ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है ना। इसका मतलब जो लैंप पोस्ट से व्यक्ति की दूरी है उसमें परिवर्तन की दर हमको पता है, क्योंकि पर सेकंड परिवर्तन हो रहा है ना। पर सेकंड परिवर्तन का मतलब परिवर्तन की दर। अभी आयतन का दिया होता था सेमी क्यूब पर सेकंड, तो कहते थे आयतन में परिवर्तन की दर।
सेमी स्क्वायर पर सेकंड दिया था तो संपूर्ण पृष्ठ में परिवर्तन की दर या पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर होता है, नहीं ऐसा होता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो व्यक्ति की लैंप पोस्ट से दूरी है उसमें परिवर्तन की दर दिया है, दूरी में परिवर्तन की दर को ही तो हम चाल कहते हैं। होगा कि नहीं होगा? एकांक समयांतराल में व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। दूरी की है, चाल का सूत्र हमारा क्या बनता है? डेल्टा एक्स अर्थात उसके द्वारा चली गई दूरी बट्टे डेल्टा टी होता है। लेकिन जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 तो क्या हो जाता है? यही dx dt बन जाता है जो हम लोग को चाहिए होता है। होता ही नहीं होता? इसका मतलब चाल जो होता है वो परिवर्तन की दर को ही बताता है। किसमें परिवर्तन की दर को बताता है? x किसको इंडिकेट कर रहा था यहाँ पे? दूरी में परिवर्तन की दर को बताता है, वो भी किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। ठीक है ना? तो इसमें क्या किया जाए? देखो, मानव व्यक्ति की जो लैंप पोस्ट से दूरी है पहले उसको क्या मान लें? x, वो बराबर कितना मीटर की दूरी पर खड़ा था? 1 मीटर की दूरी पर खड़ा था, ये भी हमने मान लिया। और माना उस व्यक्ति की परछाई क्या है? y, तो उसकी परछाई में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, तो परछाई भी तो एक दूरी ही है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? तो परछाई भी एक दूरी है, अर्थात परछाई में भी परिवर्तन की दर क्या होगा? dy dt। समझ गए? ये ध्यान देना। और ये dx dt क्या था? व्यक्ति की चाल थी, अर्थात जो व्यक्ति की चाल है वही dx dt बताएगी, क्योंकि उसकी लैंप पोस्ट की दूरी कितनी माने हैं? x माने हैं, जो कि 1 मीटर दी गई है। हो जाएगा? अब क्या करना है? dx dt दिया गया है, कितने चाल से जा रहा है आगे? वो 1.1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। dx dt 1.1 मीटर प्रति सेकंड मानोगे, dy dt परछाई में परिवर्तन की दर है, अर्थात परछाई की चाल पूछ रहा है वो। परछाई की बढ़ने की चाल कैसे होगी? उसी प्रकार से जैसे इसके बदलने की चाल होगी, क्योंकि वो आगे बढ़ेगा तो परछाई बढ़ेगी ना। तो क्या कह रहा है कि dy dt में परिवर्तन की दर निकालना है, सॉरी y में परिवर्तन की दर था, dy dt निकालना। क्या निकालना है? dy dt। तो हमको dy dt निकालना है, dx dt दिया गया है, h का मान दिया गया है, और ये स्मॉल h का मान दिया गया। हो गया? तो अब क्या करोगे? सबसे पहला काम तो ये दिया गया है, दिया है ना, और इसमें परिवर्तन की दर पूछ रहा है, अर्थात दूरी दी गई है, परछाई में परिवर्तन की दर पूछ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? जब एक चीज दिया गया है, दूसरे में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, तो हमें सूत्र पता होना चाहिए या दोनों में संबंध पता होना चाहिए। जैसे अभी पीछे हमसे त्रिज्या में परिवर्तन की दर दिया था, आयतन में परिवर्तन की दर पूछ रहा था, तो हम लोग आयतन का सूत्र लिख रहे थे ना त्रिज्या के पदों में। उसके बाद उसका अवकलन कर रहे थे तो त्रिज्या में परिवर्तन वाला मान रख रहे थे, तो आयतन में परिवर्तन की दर हमको मिल रही थी, मिल रहा था ना। लेकिन यहाँ पर क्या सूत्र हमको कुछ पता रहता है? ये ऐसे वाले में कोई सूत्र है? अरे अगर यक्ष यहाँ होता, वाई ये पूरा होता और ये कुछ दिया गया होता, तब हम मान भी लेते कि लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग, चाहे कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, पाइथागोरस में लग जाता। लेकिन यहाँ पे क्या लगाओगे? ये तो इस त्रिभुज में है और ये वाला बड़े त्रिभुज में है, क्या कर सकते हो? बस वही 10 वाला नियम लगाओगे। कौन सा? हाइट एंड डिस्टेंस। क्या लगेगा? विकल्प लगाए थे, यहाँ पे क्या मानो? थीटा। एक ये त्रिभुज बनेगा और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज बनेगा। ये तो हाइट एंड डिस्टेंस में करते आ रहे हो। ये तुमको बताया गया होता था कि 45 अंश का कोण बना रहा है, बताया जाता नहीं बताया जाता? लेकिन यहाँ पे नहीं बताया गया तो हमने थीटा मान लिया है। अब देखोगे तो चाहे छोटा त्रिभुज लो उसमें भी कोण थीटा है, बड़ा त्रिभुज लो उसमें भी कोण थीटा है, कोण में तो बदलाव है नहीं। इसका मतलब दोनों से अगर tan थीटा निकाल लें तो पहले में tan थीटा से हमारा ये y मिल जाएगा और दूसरे में tan थीटा से करेंगे पूरा x प्लस y मिल जाएगा। और जब दोनों को बराबर करेंगे तो y और x एक तरफ हो जाएंगे ना, एक तरफ x कर लेना, एक तरफ y, x और y में हमें संबंध मिल जाएगा, उसका अवकलन कर देना, dx dt का मान रख देना, dy dt तुमको मिल जाएगा। हो जाएगा? इसका मतलब पहले इसमें जो जो चीजें दी गई हैं उनको लिख लो, बाकी दूरियां तो हमने लिख दिया है। हाँ, समरूप भी दिखा सकते हो। हाँ, समरूप वाले फंसा हो गया हमको। चलो देखो, समरूप ही दिखा देते हैं। देखो पहले इधर दिया है व्यक्ति की चाल,
बराबर जी 1.1 मीटर प्रति सेकंड। इस चाल का अर्थ है, अर्थात चाल का अर्थ क्या है? अर्थात व्यक्ति की लैंप पोस्ट से दूरी में, दूरी x है ना, में किसकी दर? परिवर्तन की दर। ध्यान देना, ये चाल परिवर्तन की दर ही बताता है। किसमें परिवर्तन की दर को बताता है? दूरी में परिवर्तन की दर बताता है। ये याद कर लेना, फिजिक्स में पढ़े होगे इसको। उसके बाद देखो परिवर्तन की दर, अर्थात इसे क्या लिखेंगे हम? dx अपॉन dt या dx dt बराबर 1.1 मीटर प्रति सेकंड। बाकी x तो यहाँ कितना है वो हमने लिखा ही है। ये व्यक्ति की ऊंचाई कितना है इसको हमने लिख दिया यहाँ पे, डायरेक्ट बदल भी दिए हैं इसको। 160 सेमी मतलब 1.6 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसमें 100 का भाग दिया गया, 0.2 अंक आगे चला आया है, हो जाएगा। तो इसके बाद एक के बाद लग गया 1.6 मीटर हो गया है। अब इतना हमने कर लिया, हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुजों को उठाया जाए, या ऐसे लिख लो, माना उसकी परछाई, परछाई अभी कितनी लंबी है जी? परछाई अभी कितनी लंबी है उसकी? y है ना, तो y में परिवर्तन की दर क्या माना जाए इसे? dy dt बराबर क्वेश्चन मार्क। तो dx dt दिया है, dy dt निकालना है। इसका मतलब x और y में संबंध का सूत्र पता होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो x और y में संबंध का सूत्र लगाने के लिए यहाँ पे हमारे पास कोई मानक फॉर्मूला है नहीं। हमारे पास दो तरीका है, या तो हम हाइट एंड डिस्टेंस का रूल लगाएं, दोनों त्रिभुजों को लेकर tan थीटा निकालें, या तो समरूपता का नियम लगाएं। कौन सा नियम लगाएं? समरूपता का। समरूपता का नियम हम लगा सकते हैं। देखो त्रिभुज छोटा वाला ABE व त्रिभुज बड़ा वाला ACD में दोनों त्रिभुज ले लिए जाएं। दोनों त्रिभुज हमने लिया है, छोटा छोटा बना भी लो इनको। ये कोण थीटा AB और यहां पे क्या? E। ऐसे इसको भी बना लो, यहाँ पे DCA। ये कोण कितना? थीटा। ये तो तुमको पता है कितना होगा? 90, पता है ना? दिखाई दे रहा है? तो इसका मतलब कोण BAE, ये वाला BAE बराबर इसका कोण CAD बराबर कितने हैं? थीटा। उस सेम से नहीं, मतलब क्या है, दोनों एक ही तो था, बदलाव तो हुआ नहीं है। उसके बाद अभी आगे देखो, दूसरा नंबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितना? 90 अंश। कौन सी समरूपता लगा सकते हो? कोण कोण समरूपता। देखो कोण कोण समरूपता भी होता है। क्यों होता है? तीसरा क्यों नहीं हमने किया? कल अभी समझाए थे कि अगर दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिकली आपस में बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना अंश होता है? 180 अंश होता है। अतः तीसरा हम दिखाएं या न दिखाएं, अगर दो कोण हमने बराबर दिखा दिया तो हमारा काम हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे केवल लिखा कोण कोण समरूपता से। समझ में आया कि नहीं आया? अभी तीसरा भी बराबर करते तो पता चलता कि त्रिभुज का नियम लगाना पड़ता है, 180 माइनस 90 माइनस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो बड़ा हो जाता, 3-4 लाइन बढ़ जाता, दोनों में निकालना पड़ता, इसलिए नहीं निकाला हमने, बस डायरेक्ट इसको प्रयोग कर दिया। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज ACD हो गया ना। इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात, क्या जी? संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। संगत भुजा का मतलब आधार का आधार से, लंब का लंब से और कर्ण का कर्ण से। ठीक, तो अभी देखो, इसलिए इसका आधार मतलब
ए बी बट्टे, ऐसे लिखे पहले हिंदी में, पहले का आधार बटे दूसरे का आधार बराबर पहले का लंब बटे दूसरे का लंब। ये समरूपता का नियम होता है, कहीं भी प्रयोग हो सकता है। अभी फिजिक्स में संभवतः जब लेंस सूत्र आदि प्रूफ करोगे वहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो ये हो गया बराबर पहले का कर्ण बट्टे दूसरे का कर्ण भी होगा, लेकिन क्या इसकी जरूरत है? ये तिरछे वाली रेखा की जरूरत थी हमको नहीं, हमको तो केवल x और y में संबंध निकालना था जो इतने से हो जा रहा है, और यही चीजें सवाल में दी भी गई, उसको लाओगे तो फंस जाओगे। ठीक, तो क्या करेंगे, दो ही से हम काम चला लेते हैं, और वैसे इक्वेशन बनाने के लिए दो ही की जरूरत पड़ती है, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि तीन पक्ष हो जाएंगे तो इक्वेशन कहां से बनाएंगे। तो पहले का आधार, इसका आधार है ए बी, दूसरे का आधार है ए सी बराबर जी, इसका लंब है बीई और इसका लंब है सी डी। इतना पहुंच गया, इसमें मान रखेंगे, नोट करो तब आगे बताएं। मान रख के अवकलन कर देंगे, हमारा काम हो गया है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। चलो ध्यान दो, मिटा दिया, ध्यान तो दिए नहीं। यहाँ पे देखो, ये जो उसकी नीचे वाली रेखा थी, यहाँ पे ए लिखा था, यहाँ बी लिखा था और यहाँ पे सी, ये वाली दूरी कितना बताया गया था, और ये वाली दूरी और पूरी दूरी क्या हो जाएगी तब, x प्लस वाई। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ए बी बट्टे ए सी है, ए बी क्या है, ए बी है y, और बटे ए सी क्या है, ए सी है पूरा यहां से यहां तक x प्लस वाई बराबर क्या होगा, बीई है ना, तो यहाँ बी से ई अर्थात व्यक्ति की ऊंचाई थी ना कितना मीटर, 1.6 मीटर, और पूरा लैंप पोस्ट की क्या थी, 6 मीटर। अब यहीं पे कर दो तिर्यक गुणन से 6y बराबर 1.6x प्लस 1.6y हो गया ना। तो इसको पकड़ के इधर ले आओ, 6y माइनस 1.6y बराबर 1.6x, तो कितना बचेगा, 4.4y बराबर 1.6x। किसके सापेक्ष अवकलन कर दो जी, t के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो 4.4 और y का अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा, dy dt बराबर 1.6, और x का होगा तो क्या हो जाएगा जी, dx dt हो जाएगा ना। इसमें से किसका तुम जानते हो, dx dt की वैल्यू दी गई है, क्या रखोगे उसको, 4.4 गुणा dy dt बराबर 1.6 गुणा कितना रखना है इसका मान, 1.1, तो dy dt बराबर केवल 1.6 गुणा 1.1 बट्टे 4.4, ऊपर नीचे 100 का गुणा करा दिया जाए, तो दोनों का दशमलव खत्म, 16 गुणा 11 बट्टे 400 कितना हो गया, 40, 11 चौका 44, 40 हो गया ना, 16 बट्टे 40, 8 दूना 16, 8 बच्चे 40, 2/5 मीटर प्रति सेकेंड, उसकी परछाई में परिवर्तन की ये दर होगी। ये चित्र मत बनाना है, तो मिट गया था इसलिए इसको बनाया है।
देखो सवाल नंबर जो 17 कह रहा है कुल लागत दी गई है C बराबर क्या दी गई है 0.05 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 4000। ठीक है, कुल लागत दी गई है, सीमांत लागत पूछ रहा है। देखो एक चीज ध्यान में रखो, कुल लागत दी जाए चाहे कुल आय दी जाए, उससे सीमांत लागत पूछे चाहे सीमांत आय पूछे, उसका सीधा सीधा अवकलन कर दो, काम हो जाए। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना चाहिए। इसका अवकलन करो, अवकलन करने के बाद ध्यान देना सीमांत लागत ज्ञात कीजिए। तो जब इसका अवकलन कर दिए तो सीमांत लागत हो गई, लेकिन उसमें भी एक्स आएगा ना। तो कह रहा है जब 6 इकाई उत्पादित की जाती है तब सीमांत लागत बताओ, मतलब अवकलन करने के बाद x बराबर क्या रख देना 6 रख देना, हो जाएगा। इसी प्रकार से तुम्हारा 18 में कह रहा है जो आय दिया है कुल आय r बराबर रेवेन्यू बोलते हैं इसको, राजस्व। तो कुल आय r बराबर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। इसमें देखो सीमांत आय पूछ रहा है, जबकि x बराबर क्या है 5 है। तो पहले अवकलन कर लोगे तब सीमांत आय मिलेगी, और उसके बाद उसमें x बराबर क्या रख देना 5 रख देना, मतलब दोनों में अवकलन करके x की वैल्यू रख देनी है। ये सवाल सबसे आसान है। खत्म खत्म हो गया, कुछ बचा के नोट लिखवाएं तो होता है ना। 20 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा फर्श पर और दूसरा सिरा ऊर्ध्वाधर दीवार के संपर्क में है तथा निचला सिरा फर्श पर फिसलता है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे के फिसलने की दर निचले सिरे के फिसलने की दर 4/3 गुनी दिखानी है, जबकि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 16 मीटर दूरी पर है। चलो देख लेते हैं। सवाल को ध्यान से समझना, आसान है, बस संबंध बना लिए तो काम हो जाएगा। तुम्हें बस यही पकड़ना है कि संबंध कैसे बनेगा। संबंध बनाने के लिए त्रिभुजों में 3 ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास, या तो उधर tan थीटा वाला रूल निकालो, मतलब tan थीटा क्या थीटा कोई भी निकालो, sin थीटा cos थीटा tan थीटा कोई भी। दूसरा समरूपता वाला नियम दिखाओ, और तीसरा पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। समझ गए? तो इस चित्र को बनाओ और इसमें पता करो कि कौन सा सूत्र लगेगा। देखो कह रहा है कि 20 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से लगी हुई है, तो पहले तो दीवार को सीधी खड़ा करो, ये दीवार हो गई। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है। एक सीढ़ी है जो यहां से ऐसे लगी हुई है, ये सीढ़ी हो गई। इसको मान लो y बराबर कितना दिया है जी 20 मीटर, और ये सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार के निचले सिरे के बीच की दूरी हो गई, इसे क्या मान लो x। ये भी कुछ दिया गया है, निचला सिरा दीवार से 16 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? अब समझो ध्यान से, ये सरक रही है इधर, मतलब ये धीरे धीरे आगे जा रहा है, जैसे व्यक्ति धीरे धीरे आगे जा रहा था। तो क्या दिया जाएगा इसका? जब ये हिस्सा धीरे धीरे आगे जाएगा तो यक्ष बदलेगा ना, तो इसका मतलब परिवर्तन की दर हो जाएगा वो dx dt होगा ना। वैसे ही जैसे देखो, ऐसा तो है नहीं कि सीढ़ी को पकड़ के यहाँ पे बांधे और ये भागता जा रहा है तो सीढ़ी खींच के बढ़ती जा रही है। सीढ़ी तो बढ़ नहीं रही है, सीढ़ी तो बेचारी 20 मीटर की ही रहेगी। अब सोचो अगर ये ऐसे था और अगर ये इधर भाग रहा है तो ये धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जैसे जैसे ये आगे भागेगा वैसे वैसे ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा नीचे आके गिर जाएगा तो सीढ़ी प्लेन हो जाएगी। हो गया कि नहीं हो गया? अर्थात ये प्रक्रिया 16 से कितने मीटर तक होगी? 20 मीटर तक होगी, बाकी सीढ़ी रुक जाएगी। हो जाएगा? तो हमको उतने में ही दोनों के परिवर्तन की दर का संबंध बताना है। अर्थात सीढ़ी के दीवार पर सरकने की दर क्या होगी? दीवार पर सरक रहा है तो धीरे धीरे कौन बदल रहा है? h बदल रहा है, तो दीवार पर सरकने की दर हो गई dh dt। हो गया कि नहीं हो गया? और जमीन पर सरक रही है तो कौन बदल रहा है? x बदल रहा है, अर्थात dx dt होगी।
हो गया ना, एक बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन जब हमने परिवर्तन की दर बोल दिया तो हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं होगा। हो जाएगा। अब देखो इसमें करोगे क्या, तुम लिखोगे माना सीढ़ी के फर्श पर, अब फर्श पर कितनी दूरी थी, x दूरी थी ना, फर्श पर फिसलने की दर, तो फर्श पर x दूरी है अर्थात फिसलने की दर हो जाएगी क्या, dx dt। दिया गया है क्या सवाल में, नहीं। दीवार कितनी ऊंचाई पर है, यह ऊंचाई पर, तो दीवार पर फिसलने की दर, इसको क्या बोलेंगे, dh dt। पता है क्या, नहीं पता है। इन्हीं दोनों में संबंध बताना है हमें। तो पहले तो दोनों में संबंध का सूत्र हमारे पास होगा तभी तो बताएंगे, सूत्र ही नहीं रहेगा बताएंगे कहां से। ठीक, तो सूत्र बनेगा, कैसे बनेगा बताओ, कौन सा नियम लगेगा इसमें तीनों में से, समरूपता वाला नियम लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि समरूपता के लिए दो त्रिभुजों का होना आवश्यक है। कितने का, दो का। दूसरा तुम्हारा tan थीटा वाला नियम लगेगा, अगर लगा भी लिए tan थीटा तो एक का ही त्रिभुज है, tan थीटा लगा लिया हमने तो बस करेंगे लंब बट्टे आधार, या तो x में संबंध तो मिल गया लेकिन tan थीटा कहां से लाएंगे, tan थीटा ला पाएंगे क्या, tan थीटा की वैल्यू कहीं से हमको पता है, नहीं पता। बात को ध्यान से समझना, जब त्रिभुज केवल एक ही है तब ये भी निकालना संभव नहीं है, क्यों, जब तक कोण न पता हो। अभी अगर यहाँ पे 30 अंश बता दिया होता ना तब बहुत आसान होता, हम निकाल लेते tan 30 अंश बराबर h बटे f, tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल h अपॉन x इज इक्वल h√3, दोनों का अवकलन कर देते हमारा काम हो जाता कि नहीं हो जाता। लेकिन उसके लिए हमें ये पता चलना चाहिए, या तो दो त्रिभुज हमारे पास होने चाहिए थे कि एक से उसका पूरा मान पता हो tan थीटा का, या तो पूरा tan थीटा पता हो या तो थीटा पता हो। जब तक इन दोनों में से नहीं कोई भी एक नहीं पता है तो हम काम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा वाला नियम भी नहीं लग सकता है। हमारे पास बस देखिए ऑप्शन बचा, क्या बचा जी, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा जी, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, इतना तो जानते ही हो। अब क्या करोगे, इसमें वैल्यू रखोगे, ध्यान से देखो, कर्ण है हमारा 20 का वर्ग, क्योंकि इसमें बेचारे में तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, सीढ़ी तो घट नहीं रही है, इसलिए उसका मान रख सकते हो। कौन कौन बदल रहा है, x बदल रहा है और h बदल रहा है, अर्थात जब तुमको अवकलन करना है अभी तो न तो x की वैल्यू रख सकते हो न ही h की वैल्यू रख सकते हो, ध्यान से समझे रहना। अर्थात 20 का वर्ग बराबर लंब है हमारा h का वर्ग और आधार है x का वर्ग, हो गया ना। इसी का अवकलन करेंगे हम और यही संबंध बताएगा। 20 नहीं बदल रहा था क्योंकि सीढ़ी नहीं बदल रही थी, बदल कौन रहा था, सीढ़ी का दीवार पर ऊंचाई बदल रही थी और फर्श पर दूरी बदल रही थी बार बार पर सेकंड, क्योंकि फिसल रहा था। अब सोचो, जब इसका अवकलन करोगे तो h² का 2h आएगा, x² का 2x आएगा ना। x की वैल्यू तो 16 जान रहे हो, h की वैल्यू क्या जान रहे हो, जान रहे नहीं जान रहे, क्या करोगे, पहले निकालोगे इसको, मान लो इक्वेशन नंबर 1, अवकलन तो हम इसी का करेंगे लेकिन इससे h निकाल तो सकते हैं। अभी पाइथागोरस प्रमेय से छोटे बच्चों वाला नियम लगाओ, लंब निकालना है तो लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग, 20 का वर्ग माइनस 16 का वर्ग, होगा कि नहीं होगा, 400 माइनस 256 बचेगा 144 बराबर 12 का वर्ग, 12 आ जाएगा। उसको निकाल लो पहले, उसके बाद तब इसका अवकलन करो, या तो पहले इसका अवकलन करो तब उसको निकालो, बात देखी होगी। ठीक, तो सबसे पहले इसमें मान रखो, क्योंकि x बराबर कितना है 16, तो 20 का वर्ग बराबर h² प्लस 16 का स्क्वायर, तो 400 माइनस
256 बराबर बचा 144 बराबर h स्क्वायर 12 का वर्ग बराबर h स्क्वायर। तो h बराबर 12 आ गया, h भी मिल गया। अब समीकरण 1 का, अब तो हमें परिवर्तन निकालना है ना, तो अब समीकरण 1 का अवकलन प्रारंभ करो। समीकरण 1 का किसके सापेक्ष अवकलन? t के सापेक्ष अवकलन। तो d dt या 20 का वर्ग 400, खत्म हो गया बेचारा। फिर d dt या h स्क्वायर, d dt या x स्क्वायर, इधर 0, घात आगे आएगी, घात में से 1 घटेगा, साथ में dh dt लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्लस घात आगे आएगी, घात में से 1 घटेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? dx dt। इसको लाओ पकड़ के इधर, 2h dh dt माइनस हो जाएगा ना इधर आके, और बराबर इधर क्या बचा? 2x dx dt। कौन सा वाला पूछ रहा है? ऊपरी सिरे के फिसलने की दर निचले सिरे के फिसलने की दर की 4/3 गुनी, मतलब ये वाले को रोकना, उसको उधर ले जाना है। तो देखो dh dt बराबर माइनस इधर हो जाएगा 2x/2h, और फिर क्या? dx dt, 2 से 2 कट गया, माइनस x की वैल्यू रखो 16, और ये 12, और ये dx dt, तो माइनस आ गया 4/3, और फिर dx dt, ये किसके बराबर आया? dh dt। dh dt क्या था? सीढ़ी के दीवार पे फिसलने की दर बराबर 4/3 गुणा सीढ़ी के जमीन पर फिसलने की दर, अर्थात फर्श पर फिसलने की दर। तो हम कह सकते हैं कि दीवार पर जो फिसलने की दर है, फर्श पर फिसलने की दर का कितना गुना है? 4/3 गुना है। यही तो हमें सिद्ध करना था। माइनस क्यों आया? माइनस क्यों आया? dh dt है ना, dh dt दीवार पर फिसलने की दर, दीवार पर ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, नीचे आ रहा है ना, इसलिए dh dt का चिन्ह ऋणात्मक आया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे तुम लोग 9-10 में संबंध बताना जब इबारती प्रश्न पढ़े होगे, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु, इसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो उसमें लिखते हो 9 वर्ष बाद माँ की आयु बराबर 9 वर्ष बाद पुत्र की आयु का 2 गुना, फिर उसमें 2 का गुणा कराते हो। ठीक वही संबंध यहाँ पे बना हुआ है कि dh dt क्या है? dh dt क्या है? दीवार पर फिसलने की दर है। dx dt क्या है? फर्श पर फिसलने की दर है। ठीक है, और कितना गुणा हुआ है? 4/3 का। तो दीवार पर फिसलने की दर बराबर 4/3 गुना, गुणा का मतलब गुना बोलते हैं ना, 4/3 गुना किस पर फिसलने की दर? फर्श पर फिसलने की दर। हो जाएगा? यही तो बोल रहा था, दिखाइए कि सीढ़ी के ऊपरी सिरे के फिसलने की दर, ऊपरी सिरा मतलब किस पर फिसल रहा है? दीवार पर, बराबर सीढ़ी के निचले सिरे पर फिसलने की दर की कितनी गुनी है? 4/3 गुनी है। बस यही आ गया, इसी से हम लिख देना, नोट कर लो। नोट कर लो, बाकी चीजें कल होंगी। अब चैप्टर